हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, आय और रोजगार का निर्धारण, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड। तो आपको पता है कि आय और रोजगार का निर्धारण समग्र मांग समग्र पूर्ति द्वारा किया जाता है। तो इस दोनों कंसेप्ट में जो पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट समग्र मांग है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे, इसके अवयवों को देखेंगे और उसके पूरे वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपकी सारी के सारे सिलेबस का कवरेज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आपको कहीं किसी तरीके की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, समग्र मांग। अब देखिए, समग्र मांग की जो अवधारणा है या एग्रीगेट डिमांड का जो मतलब है, ये सीधे सीधे ये है कि जो पूरी इकोनॉमी का डिमांड है, पूरी अर्थव्यवस्था से जो मांग निकल कर आती है, उसे हम समग्र मांग में रखते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहे, फिर आगे हम चलेंगे। इसको हम सामूहिक मांग भी कहते हैं। सामूहिक मांग क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी के मांगों का जोड़ है, कलेक्टिव डिमांड की बात यहां पर की जाती है। देखिए, अर्थव्यवस्था को मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ था कि जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वो आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। वो आर्थिक तीन क्रियाएं तीन क्षेत्रों से की जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से होने वाली जो पूरी डिमांड है अर्थव्यवस्था में, उसे हम समग्र मांग या सामूहिक मांग की बात या सामूहिक मांग की धारणा में लेकर चलते हैं। ये जो समग्र मांग है, यही अर्थव्यवस्था के आय और रोजगार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका रिलेशन सभी तरीके के आय के और व्यवसाय के और रोजगार के चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर डिमांड कहीं इम्बैलेंस होती है तो आय और रोजगार का स्तर पूरी तरह प्रभावित होता है। उस संबंध को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, समग्र मांग से आशय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा से है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को यही समझ लीजिए। एक तो ये आप समझ लीजिए कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये अर्थव्यवस्था है, जो ये अर्थव्यवस्था है, ये क्या है? आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये तीन क्षेत्रों में है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ठीक, कई बार चर्चा इसकी की जा चुकी है। कृषि, पशुपालन, आखेट भोजन संग्रह, खनन इत्यादि। द्वितीयक विनिर्माण और तृतीयक सेवा। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये सब मिलाकर जो डिमांड करते हैं, इसमें कुछ उपभोक्ता होंगे, कुछ निवेशक होंगे, कहीं सरकार हो सकती है, ये सब मिलाकर जो डिमांड करते हैं वो समग्र मांग कहलाती है। अच्छा, ये सब मिलाकर जो डिमांड करते हैं तो अर्थव्यवस्था मैक्सिमम 4 सेक्टर्स की बनती है। जो कीन्स का सिद्धांत है, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो तो 2 सेक्टर है। एक सेक्टर है पहला फर्म, ठीक, जिसको आप कह सकते हैं जिसमें उद्योग है ना, व्यापार, सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा है उपभोग मांग यानी कंजम्पशन, यहां पर गृहस्थों की मांग की बात की जाएगी। ठीक, तीसरा इसमें आता है सरकार की मांग और चौथा इसमें आता है शुद्ध निर्यात की मांग। बस यही एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो फर्म का जो डिमांड है इसको आप आई से शो करते हैं, उपभोक्ता के डिमांड को सी से, सरकार के डिमांड को जी से, और इसको करते हैं एक्स माइनस एम यानी आयात माइनस निर्यात। तो अगर आप इस हिसाब से, ये अगर 4 क्षेत्रीय इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है, तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा इक्वल्स टू ये गृहस्थों की मांग सी प्लस आई, निवेश की मांग आई
प्लस सरकार का जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। ठीक, तो यहां पर जो लाइन लिखी हुई थी कि समग्र मांग से आशय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा से है, तो ये अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा यही 4 जगहों से मांगी जाती है। या तो वो गृहस्थ उसकी मांग करेंगे, सरकार उसकी मांग करेगी, या शुद्ध आयात निर्यात की मांग होगी, या निवेश के लिए मांग होगी। तो एक तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में लेकर चलिए साथ साथ में। ठीक है, समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है। तो एक चीज तो हमने देख ली, एडी इक्वल्स टू व्हाट, एक तो हमने देख ली एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हालांकि हमारे सिलेबस में या जो हमको मेन रूप से पढ़ना है वो सी प्लस आई तक ही पढ़ना है, लेकिन चारों को आपको समझ के चलना है। दूसरा एक कंसेप्ट यहां बताया जा रहा है कि समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इस बात को भी ध्यान रखिए। क्यों भाई, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ये जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, ये जो लोग भी जितनी मांग कर रहे हैं, उतना मुद्रा वो खर्च करने को तैयार है, उतना वैल्यू वो स्पेंड करने के लिए इकोनॉमी में तैयार है, उतना वो खर्च करने को तैयार। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, तो इस पेन की डिमांड जब मैं करूंगा, इसका मतलब मैं 10 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, अगर 10 रुपए का पेन है। इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो हम उपभोग मांग कहें या उपभोग का व्यय कहें, बात एक ही है ना। इसलिए एग्रीगेट डिमांड उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकार का व्यय और शुद्ध निर्यात का व्यय जो होता है वो भी कहलाता है कुल मांग। ठीक, ध्यान से दोबारा देखिए, गृहस्थों की मांग, निवेश की मांग, सरकार की मांग, शुद्ध निर्यात की मांग, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या उपभोग का जो व्यय है गृहस्थों द्वारा, निवेश का जो व्यय है, सरकार का जो व्यय है और शुद्ध निर्यात का जो व्यय है, वो भी समग्र मांग कहलाएगी। तो समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है, क्योंकि व्यय करने से ही मांग उत्पन्न होती है। लोगों के द्वारा किया गया व्यय उत्पादकों के लिए आय होता है। ठीक, तो आय आप नेशनल इनकम में भी आप देखिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आंसर बिल्कुल सेम आता है, प्रोडक्ट मेथड। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के द्वारा जो व्यय किया जाएगा वो दूसरे के लिए आय होगा, और जो आप डिमांड करते हैं वो व्यय के बराबर रहती है। अर्थव्यवस्था की समग्र या कुल मांग रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। कुल मांग एवं अर्थव्यवस्था में उत्पाद एवं रोजगार के स्तर के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात कुल व्यय में रोजगार के स्तर में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है और रोजगार के स्तर में कमी के साथ कमी होगी। तो जो कुल व्यय होगा वो रोजगार के स्तर के साथ उसमें वृद्धि होगी और रोजगार के स्तर के साथ उसमें कमी होगी। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि कुल मांग या समग्र मांग बराबर है कुल व्यय के, और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है रोजगार के स्तर से। यानी अगर रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो कुल व्यय बढ़ेगा, मतलब कुल मांग बढ़ रही है। रोजगार का स्तर घटेगा तो कुल मांग बढ़ेगी, घटेगी, कुल व्यय भी घटेगी। और ये इसका मतलब ये संबंधित है किससे? आय के स्तर से। रोजगार होगा तो आय होगा, तो ये आय के स्तर से भी संबंधित है। यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट समग्र मांग और कुल व्यय को आप कह सकते हैं प्रभावित करती है। इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं इसका संबंध आपको बताऊंगा कि कैसे समग्र मांग जो है वो जुड़ी हुई है रोजगार के स्तर से, या रोजगार कैसे जुड़ा हुआ है समग्र मांग के स्तर से। ठीक है, तो ये रिलेशंस ध्यान रखने हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुल मांग और अर्थव्यवस्था में उत्पाद एवं रोजगार के स्तर से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं। अब जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि समग्र मांग या कुल मांग के अंग कौन कौन से हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एग्रीगेट डिमांड, या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रमुख तत्व अगर आप देखें तो निजी उपभोग व्यय, जिसको कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको आप कंजम्पशन कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आप ले लीजिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको डिनोट किया जाता है सी से, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट किया जाता है कि जो गृहस्थ हैं, ये किसकी मांग होती है कुल मिला के? गृहस्थ या हाउस होल्ड जिसको कहा जाता है, जो कॉमन लोग हैं इकोनॉमी में, तो इनके जो व्यक्तिगत मांग के लिए व्यय है वो निजी उपभोग व्यय में आती है। निजी विनियोग या निवेश व्यय ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब देखिए व्यय लिखा जा रहा है, मांग के जो तत्व है उसमें कौन है? व्यय आ रहा है। सरकारी व्यय तो ये आई से डिनोट किया जाता है, सरकारी व्यय को करते हैं जी से डिनोट,
और शुद्ध निर्यात को कहते हैं, निर्यात माइनस आयात को शुद्ध निर्यात, इसको कहते हैं x माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। तो ये वो चार महत्वपूर्ण तत्व हैं जो समग्र मांग के आप कह सकते हैं पार्ट या तत्व कहे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि व्यय का संबंध मांग से होता है, अतः व्यय के स्थान पर अनेक विद्वान मांग शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक, यानी एक्सपेंडिचर को हम डिमांड के साथ डिनोट करते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, उपभोग और विनियोग पर किए जाने वाले व्यय का योग होता है। मतलब ये जो एग्रीगेट डिमांड होगा, सामान्य जो अर्थव्यवस्था होगी जहां पर दो सेक्टर इकोनॉमी, तो एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक, यानी उपभोग पर जो व्यय किया जा रहा है और निवेश पर जो व्यय किया जा रहा है, ये मिलाकर समग्र मांग बनेगी एक नॉर्मल अर्थव्यवस्था में। ठीक, टू सेक्टर मॉडल में जब इसमें गवर्नमेंट जुड़ता है तो वो 3 सेक्टर मॉडल हो जाती है, और जब इसमें शुद्ध निर्यात जुड़ता है तो 4 सेक्टर मॉडल हो जाती है। तो कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन का उपभोग और इन्वेस्टमेंट का उपभोग मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनती है। ठीक है, खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था में उपयुक्त अंगों का सूत्र के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इकोनॉमी खुली अर्थ, जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो ओपन इकोनॉमी रहेगी, ठीक, ये मान लीजिए खुली अर्थव्यवस्था, ये मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी। सो बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें केवल 2 सेक्टर रहेंगे। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या रहेगा, कंजम्पशन यानी गृहस्थ, दूसरा आई निवेश, फर्म, फर्म का व्यय। ठीक, इसमें कोई बाहरी व्यय नहीं होगा। दूसरा, अगर खुली अर्थव्यवस्था है, तो खुली अर्थव्यवस्था है तो यहां पर C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम सब रहेंगे। ठीक है, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर सूत्र के हिसाब से देखना चाहें जो ये कंसेप्ट आपको समझा रहा है, तो अब देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बराबर उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय और आयात निर्यात का भी व्यय, सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई रहेंगी। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, और अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो केवल सी प्लस आई रहेगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रहेगा, तो सी प्लस आई एडी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके इन एलिमेंट्स या तत्वों की चर्चा करते हैं। तो समग्र या कुल मांग के अंगों को संक्षेप में निम्नानुसार विवेचित किया जाता है। निजी उपभोग व्यय, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन या सी से। ठीक है, तो किसी देश में रहने वाले समस्त परिवारों द्वारा अपने व्यक्तिगत उपभोग पर जो कुछ व्यय किया जाता है उसे इस देश का निजी उपभोग व्यय यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक, निजी उपभोग व्यय ही निजी उपभोग की मांग होती है। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वही क्या होता है, वही डिमांड होती है कंजम्पशन की। उपभोग मांग मुख्यतः परिवार की आय अथवा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो उपभोग की प्रवृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति यहां से एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये अलग से एक टॉपिक भी हम देखेंगे। मतलब उपभोग की प्रोपेंसिटी या प्रवृत्ति क्या है, क्या उस हाउस होल्ड के लोग ज्यादा खर्च करने वाले हैं, क्या वो ज्यादा कंजम्पशन करना चाहते हैं या कम कंजम्पशन करना चाहते हैं, या आय का कितना हिस्सा वो कंजम्पशन या उपभोग पर रख रहे हैं, कितना हिस्सा वो सेव करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें उपभोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करती हैं। तो समग्र मांग ज्यादा होगी या कम होगी ये उपभोग व्यय पर निर्भर करता है, और वो उपभोग व्यय जो है ये डिपेंड करता है कि वहां उस परिवार की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि खर्च करने की तत्परता कितनी है, प्रवृत्ति कितनी है, जिसको कहेंगे वो ज्यादा बचत करने वाली प्रवृत्ति है या ज्यादा खर्च करने वाली प्रवृत्ति है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में अर्जित की गई संपूर्ण आय खर्च नहीं की जाती। मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति बचत की हो। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल इनकम होती है, इनकम, उसमें से जो इनकम इक्वल्स टू क्या, सी प्लस एस, कुछ उसमें से पैसा खर्च किया जाता है, कुछ पैसा बचाया जाता है। ठीक है, और इसलिए जो पैसा खर्च हो जाता है, इनकम माइनस सी इक्वल्स टू सेविंग, यानी इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। जो आप पैसा खर्च कर देते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग कहलाता है।
तो आय का वह भार जो उपभोग नहीं किया जाता वो बचत कहलाता है। बचत की मात्रा बचत करने की प्रवृत्ति का निर्माण करती है। तो बचत करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना उपभोग में होने वाला व्यय कम होगा। समझिए इस बात को भाई, जो पूरी आय है वो बचत और उपभोग व्यय से बनी हुई है। जो मैंने भी आपको बताया, टोटल जो इनकम है वो एक तो उपभोग और दूसरा बचत से बनी हुई है। अब ये जितनी ज्यादा होगी ये उतना कम होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टोटल बचत है 1000, तो उसमें उपभोग किया जा रहा है 700 का और सेविंग की जा रही है 300 की। अब ये 300 का अगर मान लीजिए अचानक क्या हो जाए, ये 900 हो जाए, तो उपभोग कितना रह जाएगा। लेट सपोज अगर आपका बचत 900 हो जाए तो उपभोग केवल 100 रह जाएगा और बचत 900 हो जाएगी और टोटल इनकम तो 1000 ही है ना। तो इसलिए ये उपभोग व्यय जो है यही एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करता है। तो अगर ये वाला परिवार है जो 700 उपभोग कर रहा है, 300 बचत कर रहा है, यानी यहाँ उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा है, बचत की कम है, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा। और ये वाला परिवार जहां पर उपभोग कम किया जा रहा है, बचत ज्यादा की जा रही है, तो वहां बचत की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट है कंजम्पशन, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो डिमांड है निजी विनियोग निवेश का व्यय आई, ये फर्मों से जुड़ी हुई होती है जो उद्योग या व्यापार में लगे हुए हैं। तो ये अपने उद्योग को चलाने के लिए कुछ न कुछ डिमांड करते हैं। वो लेबर की भी डिमांड करेंगे, वो मशीनों की डिमांड करेंगे, संयंत्र लगाएंगे, कई सारे वो फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो उनको डिमांड करनी होती है। निजी निवेशक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग की जाती है उसे निजी विनियोग व्यय कहा जाता है। पूंजीगत वस्तु क्या है, कैपिटल गुड्स मांगते हैं जिनसे वो ज्यादा प्रोडक्शन और कर सके। निजी विनियोग व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों में होना चाहिए। तो वो क्या होता है, ट्रेड में होता है, इंडस्ट्री में होता है। जैसे कारखाने के लिए भूमि चाहिए, भवन चाहिए, संयंत्र चाहिए, तो इसके लिए जो कुछ भी डिमांड किया जाता है ये सारे के सारे चीजें निजी विनियोग में आते हैं। निजी विनियोग की मांग पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास करके ब्याज की दर। जो निवेशक होगा वो किससे डिपेंडेंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आगे चैप्टर में इसको आप समझेंगे डिटेल में। जितना ब्याज का दर आप हाई रखेंगे उसका मतलब यह कि लोन महंगा मिल रहा है, तो निवेशक जो होगा वो लोन लेकर अपना निवेश कम कर देगा, मतलब लोन लेकर निवेश करना कम कर देगा। तो इकोनॉमी में निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो फिर आय भी नहीं बढ़ती है। उसको आप निवेश गुणांक में आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो ब्याज की दर है ये डिपेंड करता है कि निजी विनियोग कितना होगा और निजी विनियोग की मांग कितनी होगी। तो ब्याज की दर अगर ज्यादा रहे तो निजी विनियोग की मांग ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकार का व्यय, यानी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। अपना जो बजट है उस बजट का पैसा खर्च करती है। जैसे अभी भारत सरकार का बजट करीब 30 लाख करोड़ का है। उस 30 लाख करोड़ को जब वो खर्च करेगी तो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगी, उस डिमांड से फिर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है। जैसे सड़क, रेल, सिंचाई व्यवस्था के लिए, बांध, नहरें, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए क्या होता है, सरकारी व्यय। इसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आप कह सकते हैं कि खर्च जो भी सरकार कर रही है अपने काम करने के लिए, वो उससे गवर्नमेंट का डिमांड जनरेट होता है। ठीक है, इसको सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। वो बातें ये होती हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन अभी क्या है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई हो तो उस समय सरकार अपना व्यय कम कर देती है। उसके आगे हम पढ़ेंगे राजकोषीय उपायों में। टैक्स बढ़ा रही है कि घटा रही है। अगर टैक्स बढ़ाएगी तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड कम होती है, हाउस होल्ड्स वाली। तो कई सारी बातें होती हैं जो सरकार के जो व्यय है उसको अफेक्ट करती है और सरकार की डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए मजबूत करती है। शुद्ध निर्यात व्यय को बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जिसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट डिमांड। अब देखिए, शुद्ध निर्यात व्यय से तात्पर्य कुल निर्यात और कुल आयात के अंतर से है। तो कुल निर्यात और कुल आयात में जो डिफरेंस होता है वही शुद्ध निर्यात का व्यय होता है। शुद्ध निर्यात से वस्तुओं एवं सेवाओं के विदेशी व्यय का ज्ञान होता है, यानी जो फॉरेनर्स हैं वो आपके यहां कितना पैसा खर्च करके आपकी चीजों का डिमांड कर रहे हैं, ये शुद्ध निर्यात व्यय से पता लगता है। जैसे और आपके यहाँ डिमांड कैसे जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए बाहर से ऑर्डर आया कि 50 मशीनें चाहिए, 20 कार्टून में वो चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ चाहिए, तो आपके यहाँ की चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है ना, इसलिए उसको शुद्ध निर्यात व्यय कहा जाता है। और आप कुछ मंगाते भी होंगे बाहर से, उसको आप माइनस कर लेंगे तो नेट एक्सपोर्ट निकलता है। समग्र मांग
आय एवं रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। तो समग्र मांग किस चीज पर निर्भर करेगा? इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। अभी मैंने आपको शुरू में बताया। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर कैसे असर पड़ेगा? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है, इसका मतलब वो तभी है जब उसको रोजगार या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इनकम ज्यादा तब होगी जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम ज्यादा होगी, तो वो डिमांड ज्यादा करेगा, है ना। तो डिमांड जब ज्यादा करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। प्रोफेसर कीन्स ने अपने विश्लेषण को साथ बनाने के लिए बंद अर्थव्यवस्था को आधार बनाया है, क्योंकि इसमें दो तत्वों का ही समावेश किया जाता है। क्या? सी और आई। तो कीन्स का जो एग्रीगेट डिमांड का सिद्धांत है वो केवल 2 सेक्टर मॉडल पर है। क्या? सी प्लस आई, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय। बस ये मान के चला जा रहा है कि हाउस होल्ड्स है और निवेश है, ये दोनों लोगों को मान के चला जा रहा है, और इस पर शुद्ध निर्यात और सरकार के व्यय पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, इस हिसाब से आप टेबल के हिसाब से इसको इजीली समझ सकते हैं। लेट सपोज ये आय है। अब देखिए, एक चीज आपको यहां और दिखाई दे रही होगी कि जीरो लेवल के आय पर भी कुछ ना कुछ उपभोग किया जा रहा है। ठीक, यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि इसको कहते हैं स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम लेट सपोज जीरो भी है तो भी आप बिना खाए पिए तो नहीं रह सकते ना कुछ तो उपभोग आप करेंगे। तो ये वो यहां दिखाया जाता है। तो लेट सपोज मान लीजिए समग्र मांग यहां 30 हो गई, विनियोग 10 को जोड़ के। विनियोग इन्वेस्टमेंट को माना जाता है कि स्वतंत्र चर है, वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा पूरी इकोनॉमी में। फिर आय बढ़ गई, आय बढ़ने के बाद उपभोग 25 हो गया, ठीक, और टोटल समग्र मांग 35 हो गई। फिर आय 40 हो गई, ये 30 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, केवल 5-5 का इंक्रीज हो रहा है और आय में 10-10 का है। 40 से फिर 60 हो गई, ये अब केवल उपभोग 35 हुआ। 80 हो गई, उपभोग केवल 40 हुआ। 100 हो गई, 45 हुआ। बाकी इन्वेस्टमेंट जोड़ के ये समग्र मांग निकल रहा है। ठीक, 2-3 चीजें आप गौर करिए। एक चीज तो ये है कि इससे आपको समग्र मांग का पूरा नेचर समझ में आ जाएगा। एक तो ये क्लियर है कि आय बढ़ने के साथ साथ समग्र मांग बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अभी हमने समझा भी था कि आय के स्तर से समग्र मांग का स्तर जुड़ा हुआ है। दूसरा, उपभोग व्यय भी आय बढ़ने से बढ़ रहा है, लेकिन आय तेजी से बढ़ रहा है, उपभोग व्यय उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है कि आप एक लिमिट तक ही उपभोग कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर आपकी इनकम आज 10 रुपए है, कल 10 लाख हो गई तो आप 10 के जगह 50 रोटी खाने लगेंगे, नहीं। और खास करके अमीर लोगों की तो और कम बढ़ती है, क्योंकि उनकी जो फुलफिल्ड होती हैं आवश्यकताएं पहले से रहती हैं, वो बार बार उसको चेंज नहीं करते। तो आय के स्तर से उपभोग बढ़ रहा है और आपका समग्र मांग बढ़ रहा है, लेकिन आय में होने वाला परिवर्तन उपभोग में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा है। ठीक, तो तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ रही है। निजी भोग मांग और निजी विनियोग का मांग का योग जो है वो समग्र मांग को दर्शा रहा है। तो दोनों को जोड़ के आप समग्र मांग बना सकते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है इसको आप टेबल के हिसाब से बना भी सकते हैं, नंबरिंग करके भी। अदरवाइज जो ग्राफ जनरल ग्राफ जो इसमें दिखाया जाता है वो आपको एग्जामिनेशन में कैसे दिखाना है। सो या इसको और थोड़ा नीचे से 20 से था ना ये शुरू। ठीक, सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड वाई एक्स। ये यहां से क्यों शुरू हुआ, जीरो से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखिए कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ डिमांड हो रही है। ठीक, तो यहां पर आपका आय है, ठीक है, और इसके अलावा यहां पर एग्रीगेट डिमांड है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। और 20 से ये अगर स्टार्ट हुआ तो भी एग्रीगेट डिमांड कुछ आपकी इस तरह या और थोड़ा नीचे की तरफ बनेगी। एक्चुअली नॉट लाइक दिस, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, आगे आपको क्लियरली दिखाया जाएगा। और ऐसे बनता आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है जो आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, अब समग्र तालिका से क्या स्पष्ट हो रहा है? एक बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो है उपभोग और विनियोग का टोटल होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये तो कंफर्म है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि शून्य आय पर भी धनात्मक उपभोग, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ उपभोग चल रहा है, इसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो जब आय का स्तर क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, तब कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य होता है। ऐसे उपभोग को स्वायत्त उपभोग कहते हैं या स्वावित्त उपभोग। स्वावित्त मतलब स्वयं के वित्त से, खुद पैसा अरेंज करके, पैसा इनकम नहीं थी, खुद का पैसा अरेंज करके उपभोग किया।
ऐसे उपभोग को स्वायत्त उपभोग या स्वावित्त उपभोग अथवा स्वतंत्र उपभोग भी यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है, जिसे सी बार से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको सी बार से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हमने देखा, आय में वृद्धि के साथ साथ, देखिए ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, तो सप्लाई के साथ है, लेकिन आप देख सकते हैं सी प्लस आई के साथ, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। आय में उच्च स्तर पर प्रायः व्यय की गई राशि प्राप्त आय की तुलना में कम रहती है। इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप यहां देख लीजिए, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, व्यय की गई जो राशि है, उपभोग व्यय जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो जितना आप आय आपकी बढ़ती है, उपभोग व्यय की जो राशि होती है उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, वो थोड़ी स्लो तरीके से बढ़ती है। ठीक है, इसलिए कि अधिक आय मिलने पर लोग अर्जित आय का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखना शुरू कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही हमने दो प्रवृत्तियां देखी थी, उपभोग की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति। यानी ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब अधिक आय हो रहा है तो उसके साथ साथ उपभोग की भी प्रवृत्ति है और बचत की भी प्रवृत्ति है, लोग थोड़ा सेविंग भी करना शुरू। तो अगर इसको हम समराइज करना चाहें, समझना चाहें, तो समग्र मांग हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो कुल वस्तुओं की मांगी गई मात्रा है और सेवाओं की मांगी गई मात्रा है या उस पर किया गया जो व्यय है, वो समग्र मांग कहलाता है। ठीक है, और इसको अगर आप अलग अलग समझना चाहें कि अगर वो टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है तो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर दो क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, और अगर चार क्षेत्रीय है तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो समग्र मांग है वो आय और रोजगार के स्तर से प्रभावित होता है। अगर आय और रोजगार का स्तर ज्यादा होगा तो लोग व्यय ज्यादा करेंगे, यानी समग्र मांग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और आय और रोजगार का स्तर कम होगा तो समग्र मांग कम होगी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर कक्षा 6 से 12 तक की कोई भी कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया है हिंदी माध्यम में, तो यहाँ आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी क्लास जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं उनकी सारा का सारा क्लास आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी के सारा अध्ययन आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ठीक है, बस आपको करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहें। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।